नमस्कार संदीप, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बहुत बढ़िया है। आप बताएं कैसे? आनंद। आ गया मुहूर्त आज का। हाँ देखो, आज नया साल शुरू हुआ है, समझा करो भाई। डिवाइन जो है ना, अपने आप आपको उचित समय देता है, जी। ठीक है ना। तो उसने, हम पहले इतनी बार कोशिश करते रहे, पर उसने कहा नहीं, तुम विक्रम संवत जिस दिन शुरू होगा उस दिन बैठना। अच्छा जी, आज आज शुरुआत है विक्रम संवत की। आज से विक्रम संवत शुरू होता है। हिंदू नव वर्ष आज से शुरू होता है। ओके, तो अच्छा ही दिन है, ठीक है। तो और सुनाइए जी। नवरात्रों का प्रावधान भी इसी वजह से। हाँ, नवरात्रि आज से, नवरात्रि भी शुरू होते हैं, और वर्ष में आज का दिन जो होता है वो विक्रमी संवत जो है, भारतीय नव संवत्सर का विक्रमी संवत, वो आज से शुरू होता है। हाँ सर, ये मैंने सुना है सर। कौन सा तो संवत चल रहा है सर? 2000 कितना चल रहा है अभी? 57, 65? गुड क्वेश्चन। अभी जो है ये है मेरा ख्याल 20, कौन सा है भाई? मैं भी ये कई बार ना हिंदी कैलेंडर में पढ़ा है कहीं पे कि 2007-8 में पढ़ा था, 2057 या 65 ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, करीब आई थिंक। आता है 2057 या 58 होना चाहिए, जहाँ तक मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट अभी अभी कंफर्म हो जाएगा कोई संवत्सर बात कौन सा है। सो नहीं। पहले सर मैं थोड़ा सा अपनी मेमोरी से बता देता हूँ। मैं अनिल नायर जी। 2078, 2078। 2078 में हैं हम। तो अभी 78 आज शुरू हुआ है या आज से 79 शुरू हो रहा है? आज से 78 शुरू हो रहा है। अच्छा, आज से 78 शुरू हुआ है, 2070 को। जैसे 1 जनवरी से 2021 शुरू हुआ। ओके, तो आज से तो हम 2000। विक्रमी संवत जो है लगभग 50 साल आगे चल रहा है। ओके। यानी कि हम अगर हिंदू उसके हिसाब, कैलेंडर के हिसाब से देखें, तो हम इससे आगे चल रहे हैं। और ये विक्रमी संवत है, इसमें एक और भी है युगाब्द, जिसमें काउंट किया जाता है, ओके। वो और भी इससे आगे चलता है। 5000 समथिंग ऐसे कुछ, मुझे जहां तक याद है, वो उसमें आता है। तो ये है 2078। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो थोड़ा सा मैं अपने जो आने वाले हमारे साथी है उनको थोड़ा सा, उनके लिए सर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ बेस्ड ऑन जी माय जी, मेमोरी। कौन नोट साहब आ ऑफ रहे हैं? रीडिंग यानी डॉक्यूमेंट। डॉक्टर? तो अनिल नायर जी से जो सबसे पहले मैं रूबरू हुआ था वो जून 2010 में हुआ था। और एग्जैक्ट मुझे जून का वो डेट याद नहीं है, बट ईएफटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप था डिलाइट में, वर्कशॉप। फ्री स्टार में। राइट 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 राइट। और इससे पहले मैं एक्चुअली एक बुक स्टोर में था, मुझे जहाँ तक याद आता है सीटीसी प्लाजा के नाम से फरीदाबाद में एक जगह है, और वहाँ पे ना एक बेसमेंट में बुक स्टोर था। तो वहां पे मैंने एक A4 साइज का सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट एक नोटिस देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ईएफटी का वर्कशॉप हो रहा है इसमें। तो उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना मेरा बड़ा जिज्ञासा चल रही थी कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और इसमें मतलब एक्चुअली मैं देखना चाहता है कि कोई बंदा प्रैक्टिकली इसमें कितना काम किया उसने। और वहां पे फिर जब इमोशनल फ्रीडम की बात हुई तो वो भी बड़ा रिलेट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को जब तक हम लोग नहीं साफ करेंगे तब तक उसकी संभावना और कम हो जाती है हमारी थॉट्स की क्लैरिटी की। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। फिर मैंने फोन किया महेश शर्मा जी को और उनको बोला कि सर मैं अटेंड करना चाहता हूँ। 3000 रुपीज फीस थी जहां तक मुझे याद आ रहा है उस टाइम के हिसाब से। और उस टाइम 3000 आज के मेरे हिसाब से तो 30,000 है वो आज के डेट में। तो मैंने महेश शर्मा जी को बोला कि सर मेरे पास तो 3000 रुपीज है नहीं, बट इच्छा बड़ी है अटेंड करने की, क्योंकि मैंने लाइव वर्कशॉप अटेंड की नहीं कोई अभी इस तरह की। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, एनर्जी एक्सचेंज बड़ा जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज के बिना ना ज्ञान की बात नहीं बनती है। तो तुम जो भी कंफर्टेबल हो वो तुम अभी दे दो, बाकी तुम बाद में कर लो। तो आई थिंक मेरे पास उस टाइम 500 रुपये मैंने कहीं से जुगाड़ किए, किसी से उधार मांगे आए, मुझे याद नहीं। तो वो मैंने दिए, और बाकी जो 2500 रुपये का बैलेंस है मुझे लगता है मैंने फिर 2014-15 में क्लियर किया। 2014 में क्लियर किया मैंने वो 2500 वाला बैलेंस सर को। मतलब 3-4 साल बाद ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लगा 2500 रुपये देने का समय आ गया, और कहीं से आ गए कहीं से पैसे। तो वो था। फिर सर का जब वर्कशॉप अटेंड किया इमोशनल फ्रीडम पे, क्योंकि सर हीलिंग की फील्ड में सर ने काफी काम किया है, चाहे यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है, बॉडी का सेंटर कहाँ है, और एनर्जीज कैसे काम करती हैं,
इसके बारे में। फिर मैं सर से मिलने उनके घर पे गया, तो वहां पे देखा सर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पायरा वास्तु, एनर्जी हीलिंग, लामा फेरा। ओ भाई साहब, मैंने कहा कुछ तो छोड़ा होगा, सर ने लिखा हुआ है एनर्जी रिसर्चर। मैंने कहा भाई साहब। फिर सर ने बताया कि काफी साल तक फैशन की फील्ड में काम करने के बाद इनको एक हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे इनका कप ऑफ टी नहीं है ये, और शायद कुछ हेल्थ के चैलेंज रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है ना। तो वहां से सर की फिर शुरुआत हुई अपनी खुद की हीलिंग से लेकर, और सर का फिर बाद इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो सर ने बताया कि जब उन्होंने फैशन इंडस्ट्री का छोड़ा, तो उस टाइम 1-1.5 लाख रुपए के आसपास अर्न करते थे सर उस टाइम पे, है ना। तो वहां से स्विचिंग करके सर ने इस फील्ड में रिसर्च वाला जो एक साइंटिस्ट वाला मोड था उस पर काम किया। तो जहां तक मैं समझ पाया अनिल सर को, तो वो साइंटिस्ट वाले माइंड से काम करते हैं, बजाय कि ये जो आजकल चल रहा है ना कि भैया लपेट लो और लपेटते रहो, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। तो उस एटीट्यूड से सर काम कर रहे हैं। फिर एक बार सर से मुलाकात बीच में फिर बहुत ज्यादा नहीं हुई। फिर एक बार गुड़गांव में कोई फेयर लगा था, शायद हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई फेयर लगाया था जिसमें वो प्रमोट कर रही थी कुछ ऐसा। तो वहां पे फिर अनिल सर से मुलाकात हुई बीच में, फिर काफी समय बात हुई सर से। फिर अभी कुछ दिन पहले जब मैं 2020 की शुरुआत थी, तब मैं एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया सर के घर पे। मैंने कहा सर आ गए आपके पास अब। बुला लिया किसी ने आपके पास। तो उस टाइम बात हुई, फिर बीच में फिर गैप्स आए। अब फिर जब सर से बात हुई तो अभी एक सर आई थिंक मोक्ष पातम के नाम से सर ने अभी एक प्रोग्राम किया था, सेमिनार। तो वो मैंने अभी काफी टाइम बाद सर का प्रीव्यू अटेंड किया, है ना। तो उसका जो टैगलाइन थी ना वो बड़ी मुझे खतरनाक सी लगी। तो इसलिए मैंने कहा यार ये इसको एक बार अटेंड करके देखते हैं, द गेम ऑफ एनलाइटनमेंट, जो आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में। तो वो अटेंड किया मैंने 1-1.25 घंटे के आसपास। तो उसमें फिर सर से मैंने बात किया, है ना। तो फिर सर ने बताया कि एक रवाल के नाम से कोई अरेबियन एस्ट्रोलॉजी है शायद, उस पे सर ने काफी काम किया है। फिर सर के साथ एक और मुलाकात हुई जिसमें सर एक वर्कशॉप करवा रहे थे किसी मंदिर के बेसमेंट में डॉक्टर रंजन के साथ। तो वहां पे सर ने एक और नया कंसेप्ट बताया कि साइकिक सर्जन। फिर सर ने मतलब जब भी सर से मिला हो ना, 1-2 उन्होंने ऐसे नए कॉन्सेप्ट थमा दिए कि भैया पिछले 1 साल से 2 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो सर के पास हमेशा कुछ ना कुछ, मुझे लगता है 1-2 साल में कुछ ना कुछ ये नया निकाल के ले आते हैं, गोता लगाते हैं समंदर में और एक नया आइटम निकाल के लाते हैं ये। और फिर उस आइटम पे ये तराशते हैं, उसको वर्क करते हैं, और फिर उसको ये लोगों को अपने ट्रेनिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू फिर लोगों को शेयर करते हैं कि भाई देखो ये भी एक चीज है, ये भी एक नया मोती है ज्ञान के खजाने का। तो ये कुछ मेमोरीज मुझे सर से याद आ रही है अभी सर को देख रहा हूँ तो। बाकी सर इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहे तो बताएं सर, अगर आपको इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं छोड़ा आपने। छोड़ा नहीं कुछ। कुछ नहीं छोड़ा, और बहुत ही मतलब व्यवस्थित तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच। तो सर अभी जो हम लोग आज का टॉपिक रहेगा हमारा, थोड़ा सा मैं एक तो थोड़ा सा आपकी पर्सनल स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ हल्का सा, है ना, ताकि हमारे ऑडियंस कहाँ से शुरू करना, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी रिलेवेंट लगे। और दूसरा सर, जो अभी आप काम कर रहे हो उसमें से 3-4 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो मतलब लोगों के लिए बहुत मतलब एक आप कह सकते हो माइलस्टोन हो सकती है, पाथ ब्रेकिंग हो सकती है, तो ऐसी कौन सी 3-4 चीजें हैं जो उनके लिए हो सकती है? हाँ, तो ये 2 सर आज के हमारे पास। या श्योर, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच संदीप। और हमारा जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे उन सबसे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे संदीप की उम्र के लोगों के लिए स्पेशली, कि संदीप इज एस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। इसको मिलकर, इसको देखकर हर कोई इंस्पायर्ड होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब से मैं जानता हूँ, लगभग 8-10-12 साल तो हो ही गए। कितने तो हो गए भाई? 10 हो गए सर, 10। हाँ, 10-1 साल हो गए जब से मैं जानता हूँ। जब हम, जैसे इसने भी बताया कि पहली हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वर्कशॉप थी, तो तब से जानता हूँ। सो होनहार बिरवान के होत चीखने, सो वो दिखता है पर्सनैलिटी। इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और लगे रहो भाई, डटे रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। जी सर जी। क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर। आप अगर फील्ड में, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आप उसमें जमे रहेंगे और शट
शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया जिस वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गए। तो आई थिंक नेक्स्ट 1 और 2 मिनट में वो ज्वाइन करेंगे। शायद मेरे ख्याल से कुछ गिर गया उनके हाथ से। तो मैं थोड़ा सा और आपको इंट्रोड्यूस कर दूं सर के बारे में। सर अपने आप को ऐसे एक स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बोलते हैं, है ना? कि स्पिरिचुअलिटी पे जो एक साइंटिफिक वे में उन्होंने काम किया है, तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बोलते हैं। और एज अ साइंटिफिक माइंड जो हमारी अलग अलग, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे हमारी हीलिंग की टेक्निकल चीजें हैं, चाहे और भी सारी चीजें हैं, उस पे सर ने ऐसे साइंटिफिक माइंड काम किया है अपना, है ना? तो ये सर की मुझे एक बड़ी खास बात लगती है, जिसकी वजह से आज हम सर के साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई एम वेटिंग कि सर इसको ज्वाइन करें जल्द ही इसको। एक बार मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ कि अगर हमारे कोई साथी कुछ कह रहे हो कोई फेसबुक पे। ओके, गुलशन बत्रा जी हमारे एक अंकल हैं नरवाना में। नरवाना वो शहर है जहाँ पे मैंने अपने जीवन का काफी समय गुजारा है, और हमारे पड़ोसी हैं गुलशन बत्रा अंकल जी हमारे। तो हमारे फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। और तो गुलशन बत्रा अंकल ने लिखा है, वाओ अमेजिंग, सो थैंक यू अंकल फॉर दिस। और या सॉरी, जी सर जी, मुझे लगा शायद कुछ गिर गया, शायद ऐसा लगा कुछ। बस वो कुछ नहीं, बैटरी इसकी जो थी पावर की वो स्विच ऑन करना भूल गया था। ओके। तो लैपटॉप सुबह से चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अचानक से जब वो हम बातें करते रहे स्क्रीन पे ऐसे आया, जितनी देर में मैं स्विच ऑन करता उतनी देर में कितनी देर में बंद हो गया? बत्ती गुल। चलिए सर। खैर, सो रुकावट के लिए खेद है। जी सो हम क्या बात कर रहे थे? सर, अपनी पर्सनल स्टोरी बताएं थोड़ा सा, जो मतलब जिससे हम लोग कनेक्ट कर जी, पाए। मेरी पर्सनल स्टोरी में मैं लगभग 16-17 साल से फैशन इंडस्ट्री में रहा हूँ। और उस इंडस्ट्री में रहते हुए दम घुटता था। अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी अर्निंग थी, सैलरी अच्छी, गाड़ी वाड़ी सब बहुत बढ़िया था, बट दम घुटता था। दम इसलिए घुटता था क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि यार ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, मेरी दुनिया कुछ और है। और क्या है, कहाँ है, कैसी है, ये नहीं मालूम। पर ये सुबह 8 बजे आना, ऑफिस आना, और उसके बाद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर जा रहे हैं। जिंदगी 15, 16, 17 साल हो गए ऐसी चल रही है। ये मेरी जिंदगी नहीं है। सारा दिन झूठ बोलते हैं, बॉस को भी बेवकूफ बनाते हैं और अपने जूनियर को भी बेवकूफ बनाते हैं। यानी कि पूरी वो जो टाइम पीरियड था, तब मेरी एज क्या रही होगी, लगभग 45 एक साल, 40-45 साल। तो सारी लाइफ की स्टोरी जो थी वो झूठ पे टिकी हुई थी। ये 2005 के आसपास की बात है सर, 5-7 के आसपास? नहीं, उससे पहले। उससे पहले। सो मतलब पूरी पूरी जो लाइफ की जर्नी थी ना, वो एक शब्द पे टिकी हुई थी, जिसको हम आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी कभी मैं बात करता था तो ये कहता था कि हमारी जिंदगी सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। हम आज सुबह ऑफिस जाने से पहले ये तैयारी करते थे, यही सोचते थे कि बॉस को किस किस चीजों पर, किन किन चीजों पे झूठ बोलना है, और उनको मैनेज करते थे। फिर उनको मेंटेन करके रखते थे कि वास्तव में जो बोला है वो ये भाई, क्योंकि आप ज्यादा झूठ बोलोगे तो पिछला याद नहीं रहेगा। वो भी रिकॉर्ड रखते थे कि यार कल इसको ये बोला था तो आज इसको ये बोला। अल्टीमेटली कहने का मतलब मेरा ये है कि उस प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहते हुए सिर्फ यही रहता था कि यार ये कोई लाइफ थोड़ा है, हम क्या कर क्या रहे हैं। दम घुटता था। चाह थी कि भाई कुछ डिफरेंट करूंगा, पर कब करूंगा, कैसे करूंगा, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं। हाँ, 1-2 विषय मेरे जरूर रहे जिनको पर पिछले में 20-25 साल, 30 साल तो ज्यादा समय हो गया, उस समय भी अगर काउंट करूं तो 10-12 साल हो चुके थे, जो मुझे उनमें बड़ा मजा आता था। फर्स्ट इज न्यूमरोलॉजी, साइंस ऑफ नंबर। बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं, 41 साल हो गए। और वास्तु,
ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मैं जॉब प्रोफेशन में भी इन चीज सब्जेक्ट के ऊपर मेरी पकड़ थी, और मैं लोगों को ऐसे ही सजेशन देता रहता था। किसी को बता देना, लोग पूछ लेते थे, मैं बता देता था, मेरे काम हो जाते थे, बड़े बड़े खुश होते थे। मैं इंडस्ट्री में जब जॉब में था तो मेरे जो स्टाफ था, मेरे जो कलीग्स थे, उनको भी मैं कई चीजें ऐसी बता देता था। तो उससे धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि यार कुछ तो है। वो दुनिया बहुत ऑकल्ट साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें मैं आज हूँ, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन शुरुआत कैसे होगी, कब होगी, ये नहीं मालूम था। वो एक क्वेश्चन मार्क था कि यार कैसे होगा। सो 2004, यस 2004 आई वाज इन कीनिया। मैं एक वहाँ के फैक्ट्री मैनेजर के लिए, एक दुबई की कंपनी थी, उन्होंने मुझे हायर किया और मुझे कीनिया ले गए। तो कीनिया में उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखता था, बट वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मन नहीं लगा, या जो भी कह लो आप, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था वहाँ का, कल्चर अच्छा नहीं था, कई रीजन थे। सो एक वहाँ पर फरवरी में, यस फरवरी 2004 में, मुझे याद है शायद वहाँ पे कोई एक वो क्रिश्चियंस का कोई फेस्टिवल आता है जिसमें शायद ईस्टर था, ये एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसमें हफ्ता 10 दिन की वहाँ छुट्टियां हो जाती, फैक्ट्री बंद। हम लोग जो भी इंडियंस वहाँ थे, 8 10 12 लोगों की हमारी टीम थी, तो हमारे लिए तो 10 दिन खाली बैठना बहुत भारी था। हमारे लिए संडे काटना बड़ा मुश्किल होता था। सारा दिन फैक्ट्री में रहते थे, काम दिन निकल जाता था, पता नहीं चलता था, लेकिन संडे जब होता था तो बड़ी मुश्किल होती थी कि यार अब क्या करें, सारा दिन बैठे। सो अब 10 दिन की छुट्टियां एक साथ कंपनी ने दे दी। ठीक है, गाड़ी है, ड्राइवर है, वो सब फैसिलिटी सारी थी, लेकिन कितना क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि हमने रूटीन बना लिया कि 10 दिन का एक शेड्यूल के, भाई सुबह इतने बजे रोज सब लोग निकलेंगे और हम घूमने जाएंगे, जंगल क्या पहाड़ क्या, मतलब सारा सब देखेंगे, जो भी होगा, क्या करें, घर तो बैठेंगे नहीं। सो हम सारे फ्रेंड्स, अपने 2 गाड़ियां थी, हम लेके निकल जाते थे। काफी दूरी पर एक हॉर्स राइडिंग था, एक स्टड फार्म था, उन्होंने हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स रखे हुए, वहां मैं डेली हॉर्स राइडिंग करने जाता था। तो एक दिन, मेरे ख्याल है हफ्ता हो गया था हमें करते हुए, भी एक दिन अचानक जो हमारा घोड़ा था वो शायद कुछ, हम उसको पसंद नहीं आए, हम गिर गए। गिरा तो मेरा घुटना टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, और वहां पे हॉस्पिटल और वो सब ड्रामा शुरू। उसके बाद सब पूरी टांग के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया। प्लास्टर चढ़ा तो पता चला कि सर 2 महीने का प्लास्टर है, तो आपको घर बैठना पड़ेगा। कंपनी वाले कहेंगे सर हम आपको इंडिया वापस भेज देंगे, मैंने कहा इंडिया तो नहीं जाऊंगा, नहीं रहेंगे। तो जैसे तैसे वहां की सेटिंग हुई, वो सब चलता रहा। यहाँ से ऑकल्ट साइंस में, जिसको हम रेकी कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ में रेकी है। मेरी जो मेड थी वो रेकी जानती थी, और गर्मी वहाँ बहुत पड़ती है, जैसे आजकल हमारे यहाँ है, दुनिया में ऐसी ही गर्मी रहती है। उस गर्मी में अगर प्लास्टर चढ़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हालत होती है, आप कर कुछ नहीं सकते। तो वो मुझे हीलिंग देती थी मेरे घुटने पर, तो मुझे बहुत आराम मिलता। बस वहां से रेकी की शुरुआत हुई, और फिर जब 6 महीने बाद इंडिया वापस आया, रेकी को सर्च किया, रेकी पे काम करना शुरू किया, और मेरा ख्याल है 6 8 महीने बाद फिर मैंने शायद 2005 में मैंने फिर उस इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया, और पूरी तरह फिर मैं ऑकल्ट साइंस के अंदर बढ़ता चला गया। शुरुआत जो हुई बहुत टफ थी, बहुत मुश्किल थी, लगता था कैसे होगा, क्योंकि आपने लाख रुपए की नौकरी एकदम छोड़ दी, और हम सोचें कि इस प्रोफेशन में आपको लाख रुपए एकदम से आने लग जाएगा, ऐसा नहीं। साल 2 साल थोड़े थोड़े टाइट गुजरे, लेकिन और उस समय में जब मैंने उस इंडस्ट्री को बाय बाय किया, मेरे जितने कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जो उस गारमेंट इंडस्ट्री के, सब मुझे कहते थे बेवकूफ है, पागल है, क्या है, बेकार में नौकरी छोड़ दो।
मतलब हर अगले 6 महीने 4 महीने तक मुझे जॉब ऑफर्स आती रही, फलानी जगह पे मैनेजर, जनरल मैनेजर के, वो बड़ी अच्छी ऑफर्स। अब उस इंडस्ट्री में वापस नहीं जाना। अब कितना समय लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता, पर अब जो होगा वो बढ़िया होगा, ये डिसाइड। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुझे भी कहा कि कंसिस्टेंसी में आप किसी चीज में जमे रहोगे तो वक्त आपको जरूर मौका देगा, डिवाइन आपको जरूर मौका देता है। अब इस 15 साल की जर्नी में वो लोग जो मुझे कहते थे कि साहब बेवकूफ है, तू पागल है, क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं है इन चीजों में रखा, आज उनको कंपनियों ने निकाल दिया है, खाली बैठे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। जब मुझे यूट्यूब पर, इंटरनेट पे देखते हैं वीडियोस और उस पर, मैंने कहा नहीं, मैंने कमाल कोई नहीं किया है, ये सब हर इंसान की मेहनत होती है, और आप अपनी मेहनत करो तो आपको फल जरूर मिलेगा। और फिर ये जो ऑकल्ट साइंस है, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल जर्नी की अगर हम बात करें, ऑकल्ट साइंस में स्पिरिचुअल जर्नी की में जब आप आ जाते हैं तो आप अपनी प्योरिटी और ऑनेस्टी से चलते जाओ तो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, और सक्सेस मिलेगी तो पैसा भी मिलेगा, सीधी सी बात है, तो पैसा तो सब कुछ ही है। ये है, इस तरह से ये जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर आज की तारीख में मैं मेरी एक हैबिट रही शुरू से किसी चीजों पर रिसर्च करना, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऐसी चीज पे काम करना जिसमें सब लोग कर रहे हैं, मेरे को उसमें मजा नहीं आता, सीधी सी बात, तो दुनिया में सब कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजर की बात हो तो आपके हर गली के मोड़ पे एस्ट्रोलॉजर है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे गुरु मिले लगभग, अब तक मैं 18 दीक्षाएं ले चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट शंकराचार्य भी हैं और गुरुज भी हैं उसमें, बड़े बड़े योगियों के साथ रहा, और उन सब के अंदर मैंने उनसे ये बहुत कुछ सीखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र क्या हो गई है और ये सिखाने वाला जो टीचर है ये मेरे से उम्र में छोटा है, कभी नहीं सोचा। हमेशा सीखने के लिए अपना पात्र झुका के रखा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और वास्तव में सोल जर्नी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है मोक्ष पाता हूँ, वो सोल जर्नी की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में हम सब सीखने को आए हैं दुनिया में और अपने कर्म करने आए, तो सीखने की उम्र कोई, बस उस ध्येय के साथ चलता गया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और क्या होता है कि जब आप उस फ्रेम में, माइंड फ्रेम में जब काम करते हैं, जब चीजों को समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो डिवाइन आपके लिए चीजें सजा सजा के थाली में आपको देता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। कभी मेरे घर आइए, मैं आपको ऐसी ऐसी बुक्स दिखाऊंगा, इम्पोर्टेड बुक्स हैं, वो बुक्स मुझे किसने भेजी है आज तक नहीं मालूम, और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सी ऐसी चीजें, सब्जेक्ट जिसके लिए मुझे जो चीजें चाहिए थी वो डिवाइन ने मेरे सामने थाली में सजा के भेजी है मेरे पास। वो सोर्सेज, वो रिसोर्सेज, सिर्फ मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब ने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है, यूट्यूब पे सब लोगों ने देखा होगा। मैं खुद ही इस बात को पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद कहता हूँ कि आप डिवाइन के उस बोर्ड पर लिखो तो सही क्या चाहिए। और संदीप तुम हैरान होगे कि मैं सिर्फ अपने थॉट्स के अंदर उसको डिवाइन पे लिखता था और चीजें ऐसे मैनिफेस्ट होती हैं मेरे साथ। मेरा मेरा सर इसमें ना एक बड़ा, एक आपने दो शब्द बोले, एक आपने यूज किया शब्द प्योरिटी और दूसरा आपने यूज किया वर्ड ऑनेस्टी। तो मेरा सर जो आपसे सवाल है, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों को मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हुए देखा है आज की डेट में, मैंने ये 2002 से मैं सब्जेक्ट पे था, 3 से मान लीजिए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर्स ऑफ माइंड बाय स्वामी विवेकानंदा, और दुनिया भर की जितनी किताबें होती होंगी, यूनिवर्सल सीक्रेट ऑफ टेलीकॉस्मिक पावर, आज तक मेरे को उसके अलावा कोई किताब लिखी नहीं, वो एक टाइम में बड़ी अद्भुत सी किताब लिखी थी मुझे एक टाइम। तो मेरा सर जो सवाल है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें बहुत ज्यादा
लालच का कंटेंट, या बिना अपनी प्योरिटी और बिना ऑनेस्टी के हम चाह रहे हैं कि बस ये आ जाए और मैं ये पालूं और ये कर दूं और ये मेरे साथ हो रहा है, अंदर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, अंदर में भरा पड़ा है गन, और उस गन के ऊपर हम चाह रहे हैं कि और हम लोग लाद दे इसके ऊपर तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी इससे। तो क्या ये अप्रोच सही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, या कोई दूसरा होलिस्टिक वे है जिसके बारे में आप बात? नहीं, वो नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो सकता। चाहत दो तरह की होती है, एक होती है कि मेरी इच्छाओं की, मेरी जरूरतें हैं उसके हिसाब से मेरी चाहत है, मेरे ड्रीम्स हैं मेरी उसकी चाहत है। एक चाहत होती है कि बाय हुक एंड क्रुक, मेरे को नहीं पता, मुझे चाहिए, चाहे तू कहीं से भी लाके दे। अगर सपोज मैंने किसी से पैसे लेने हैं और वो पैसे देने की क्षमता उसमें नहीं है, आज उसकी हालत परिस्थिति ऐसी है कि वो मेरा पैसा नहीं दे सकता, और मैं उसका गला गिरबान पकड़ के उसको कहूँ कि भाई मैं नहीं जानता, मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तूने मेरे से कमिटमेंट की थी कि वापस करूंगा, तू कहीं से भी लाके दे पर मुझे दे। जी, तो अगर ये मेरी अप्रोच है तो ये गलत है, फिर लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, आप कर्मा पे काम नहीं कर रहे। इसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा को अगर जी बोलो बोलो, दोनों चीजें ना, जैसे बहुत से लोग लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग मानते हैं, या एक किसी की दो साइड्स हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं आज। देखो लॉ ऑफ कर्मा की अगर बात करें, कर्मा को समझना इतना आसान नहीं है, और पूरा जीवन हर व्यक्ति का, इस दुनिया में हर व्यक्ति का पूरा जीवन चक्र जो है वो कर्मा पर निर्धारित है। हम सबको लगता है कि भगवान जी हमें बचा लेंगे, भगवान जी नहीं, कोई नहीं बचाने आएगा, भगवान, सीधी सी बात है। आज से कुछ साल पहले वो केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, तो भगवान जी ने अपने आप को बचाया, दुनिया को नहीं बचाया। हजारों लोग गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। जब आपका समय आएगा कोई भगवान नहीं बचाएगा, आप अपने कर्मा के थ्रू ही अपनी चीजों को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। वो एक पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। थोड़ा सर मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि ना कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं, गहरे गहरे शब्द आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इन पे ना आप अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें, क्योंकि एक जो सबसे खतरनाक वर्ड जो आज की डेट में चल रहा है वो है भगवान। अब भगवान है क्या, कौन है और क्या है, तो थोड़ा सा इस पे अगर प्रकाश डालें तो मुझे लगता है थोड़ा सा। भगवान देखिए ऐसा है, ईश्वर तो है, इसमें कोई वो दुराई नहीं है कि ईश्वर नहीं है, मैं उसकी एग्जिस्टेंस पर संदेह मुझे नहीं है, डिवाइन पावर है, पर वो उस डिवाइन पावर को हमने मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में बंद कर दिया। हमें लगता है कि वो वहां पर है, वहां तो नहीं। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर आप में भी है, ईश्वर मुझ में भी है, और ये पता है, हम सबको मालूम है, हम सब मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर तब नहीं दिखाई देता जब भाई भाई लड़ता है। जब भाइयों में बंटवारा होता है तब ईश्वर नहीं दिखाई देता कि चल एक ने ज्यादा ले ली तो क्या हो गया यार, मैंने तो ना, तब तो तलवारें खिंच जाती हैं। अगेन आपने कर्मा में बैड कर्मा लिख लिए अपने, इसलिए ईश्वर को ब्लेम देना और ईश्वर पे संदेह करना, ईश्वर की रचना पे कहीं भी आप संदेह नहीं कर सकते। मैन मेड ईश्वर पे आप संदेह कर सकते हैं, पर ईश्वर की अपनी अपनी रचना पर आप कहीं संदेह नहीं कर सकते। आप नेचर की बनाई हुई किसी चीज पर आप मुझे उंगली उठा के दिखा दो कि भगवान ने गलत बनाया, नहीं। आपने एक अच्छा शब्द यूज किया, मैं तो थोड़ा रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्लो चले हम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ना समझ पाए। इंटरव्यू करना इज नॉट द पर्पस, पर्पस ये है कि हम जो बात कर रहे हैं चाहे 4 की जगह 1 बात करें, बट थोड़ा सा ऐसी बात करें जिससे कि लोग समझ पाए, जीवन को समझने में, कर्मा को समझने में आसानी हो। तो आपने बोला मैन मेड भगवान, एक तो भगवान है डिवाइन जिसको हम लोग रियल बोल रहे हैं जी, जिसको हम सब मानते हैं। मैन मेड वाला है जो, ये मैन मेड वाला है जो, इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, जो मैन मेड वाला है वहां पर तो डाउट ही डाउट है ना सारे, क्योंकि वो हमारी क्रिएशन है जी। अब उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेंगी वहीं पर। भाई अभी तक देखो क्या है कि
दो तरह की जीवन की यात्राएं हैं, सोल जर्नी दो है, एक है धार्मिकता के रास्ते पर, एक है अध्यात्म के रास्ते पर, एक है रिलीजियस, एक है स्पिरिचुअल, दोनों में अंतर है। पर आज की तारीख में क्या है, लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूं, हमने स्पिरिचुअल वर्ड को तो पकड़ लिया लेकिन उसका मीनिंग नहीं मालूम है। हम धार्मिक, हम सुबह उठकर नहाना धोना, भगवान की पूजा अर्चन करना, मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, अपने घर में भी बजा रहे हैं, लेकिन और हम कहते क्या है कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। हम अपने आप को सबको यही कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल में तो ये है ही। तो स्पिरिचुअल में क्या है सर? तो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस जो है, धार्मिकता, उन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर, बताएं थोड़ा सा कुछ शब्द। धार्मिक व्यक्ति जो है वो मानता सब कुछ है, जानता कुछ भी नहीं है। ओके। और जो आध्यात्मिक है वो जानता है, मानता नहीं है। ओके, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर डिफरेंस आई दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, ईश्वर की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर ईश्वर की सुप्रीम पावर, डिवाइन फोर्स जो है, उसकी प्रेजेंस को चैलेंज थोड़ा है। बट वो चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है वो उस चीज को महसूस कर चुका है। मैं जब से स्पिरिचुअल जर्नी पर आया, मैंने ये देखा कि जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम बाहर भाग रहे हैं, वो बाहर तो है ही नहीं भाई, वो तो मेरे अंदर है। और जिस दिन मैंने इस चीज को समझा, जाना, मैंने उसी दिन से अपने फेसबुक और अदर दिन वो जो टैग लाइन होती है, मैंने उसमें अहम ब्रह्मास्मि लिखा, उस दिन लिखा है। सर मैं तो दो तीन मैं सवाल अपना मैं सर दो तीन ब्रह्म तो सवाल मैं ही करूंगा, हूं। क्योंकि ये बड़ी खतरनाक सी बातें लगती है मुझे, सही बताऊं पर्सनली। क्योंकि मेरी पिछले करीब 20 साल की जर्नी में, मुझे 2000 से शुरू हुई मेरी जर्नी। तो वहां पे जो मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है ना, और आजकल बहुत चल रहा है ये ब्रह्मास्मि, है ना। और जब हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने खुद पे कोई प्योरिटी नहीं है, कोई ऑनेस्टी नहीं है उसके अंदर, और उसको हम अहम ब्रह्मास्मि सिखा देते हैं। तो अभी आप बात कर रहे थे, शायद किससे बात हुई थी, मैं अभी योगेश जी, विशाल तिवारी से बात कर रहा था कि एक बच्चा जिसका कुछ बेसिक फंडामेंटल नहीं है, उसको ना गीता पकड़ा दिया आपने, और गीता पकड़ने के बाद अगले दिन अपने बाप के कनपटी पे उसने गन रख दी, कह रहा निकाल भाई जो कुछ है। कह रहा क्या बात कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू, मुझे मारेगा क्या? कह रहा आत्मा ना तो मरती है ना मारती है, तो काय को टेंशन ले रहा है। कह रहा अरे भाई ऐसे तो मैं चला जाऊंगा। कह रहा मेरा क्या होगा? कह रहा तेरा क्या होगा, तेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, ना तो कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है ना। तो अगर हम किसी बंदे के कुछ भी बेसिक फंडामेंटल नहीं है, एबीसीडी भी नहीं है, और उसको हम लोग अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ा दें, या वो अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पकड़ ले, अपने अंदर उसने कोई सफाई नहीं की ना, अपने अंदर उसने कुछ काम किया, और उसने अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पकड़ लिया, तो इज इट गोइंग टू हेल्प हिम और इज इट गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा धार्मिकता, मैं उसी चीज पर जवाब देता हूँ। धार्मिकता में हम अपने आप को नहीं मानते, अपने आप को मानते नहीं है ना, मानना नहीं, में प्योरिटी की बात नहीं होती ना वहां पे, आपने प्योरिटी वर्ड यूज। धार्मिकता में हम स्वयं के ऊपर काम नहीं करते भाई। ऑलवेज ब्लेमिंग टू अदर्स। जो कुछ किया है संदीप ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, कसूरवार संदीप है। ऑलवेज ब्लेमिंग टू अदर्स। और मुझे मालूम है, मैं एक उंगली जब आप पर उठाता हूँ तो 3 मेरी तरफ है, सबको मालूम है, लेकिन कोई भी अपने अंदर की अपनी कमियां देखना नहीं चाहता, कोई नहीं देखना चाहता। तो धार्मिकता में हमें आनंद चाहिए होता है। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, किसी से पूछो कि क्या था वहां, क्या हुआ, वैसा बहुत आनंद था। और क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ आनंद मिलता। हम उस आनंद में ही रहते हैं, क्योंकि अपने पे तो कुछ करना ही नहीं ना।
ये आनंद कौन से वाला है सर, ये जो उनसे कहते हैं कि आनंद? ये आनंद मस्ती वाला है बस। हाँ मजा आ गया जी, मजा आ गया, ये वही वाला आनंद है जो नाच फिल्म लिए देखने कूद से। लिए, ये दिस इज आनंद। हाँ हाँ हाँ, खाना मिला बढ़िया। जो आपको फिल्म देखने से भी मिल सकता है, जो आपको बियर पीने से भी मिल सकता है, जो आपको भगवान का भजन कीर्तन करने में भी मिल सकता है। सबके आनंद के, वो आनंद एक ही है, पर उसके रास्ते और परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, बट है वो आनंद वही है कि आनंद आ गया, अरे वाह मजा आ गया। मजा आ गया, मजा थोड़ा ज्यादा हाँ अच्छा वर्ड लगा मुझे, मजा हाँ, आ गया। मजा वर्ड ले लो। हाँ मजा आ गया सर, और कुछ नहीं हुआ। ना किसी की बीमारी ठीक हुई, ना किसी के कष्ट दूर हुए, ना किसी के दुख दूर हुए, आनंद जरूर मिला, मजा जरूर आया। तो धार्मिकता जो है वो सिर्फ मजे लेने के लिए। किसी रिलीजन के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर जितनी भी है, मैं सभी की बात करता हूँ, कौन अपने उन चीजों को फॉलो करता है? जैसे जिनका नाम आपने लिया कि भाई गीता, अगर सर गीता को समझने के लिए लेवल भी तो चाहिए ना। हर घर में हर हिंदू समाज के अंदर, हर घर के अंदर गीता, रामायण, महाभारत भी हो सकती है, और भी ग्रंथ हो सकते हैं जिनको लाल कपड़े में रैप करके हमने मंदिरों में सजा के रखा हुआ है। रोज हम माथा टेक लेते हैं और हमें लगता है कि बस सब हमारे सब काम बढ़िया हो जाए। अब पूछो लोगों से कि भाई किसी ने पढ़ा है तुमने कभी गीता, रामायण पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो यार उसके अंदर बहुत कुछ है, ज्ञान है, उसको पढ़ लो, आगे उस पर काम कर लो। चक्कर चक्कर वही है ना सर, मेरी जो आपने बात हमने बरसों पहले रामायण देखी थी टीवी पर, पिछले साल फिर देखने को मिली, जिसके अंदर लोग एग्जाम्पल दे रहे थे। मैं एक बार कहीं बैठा था, एग्जाम्पल दे रहे थे कि सब भरत मिलाप का, और वो एग्जाम्पल के देखो भरत ने राम के जाने के बाद भी, और खुद उनके घर में जो एग्जाम्पल दे रहे थे, जो कथा सुना रहे थे, खुद उनके घर में दो भाइयों में झगड़ा हुआ है, और इस कदर हुआ है प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर कि एक दूसरे को जान से मारने को बैठे। और कथा लोगों को कहानी क्या सुना रहे हैं? भरत की कहानी सुना रहे हैं, भरत ने ऐसे किया। बहुत सर, हम अपने पे काम नहीं करना चाहते, इसीलिए मैंने कहा धार्मिकता और आध्यात्मिकता के दोनों के रास्तों में बहुत अंतर है। अध्यात्म की यात्रा पर जाने वाले को वो वही आगे कामयाबी मिलेगी जो अपने पे काम करेगा। बांझना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। प्यूरिफिकेशन, आपको रेगुलर अपनी प्यूरिफिकेशन करते रहना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे, वहां भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तेरा मेरा मेरा अपना, ये सब चीजें निकलती हैं भाई। जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, आप अध्यात्म की जर्नी पर भी आगे नहीं जा सकते। कितने, मैं 15 साल के अंदर मैंने कितनों को देखा है जो मेरे साथ या मेरे से पहले से शुरू हुए थे, वो बेचारे गायब हो गए, कोई अता पता ही नहीं है उनका। फोन नंबर भी बदल लिया उन्होंने, काम ही छोड़ दिया। नहीं साहब कुछ नहीं, हमें तो बड़े नुकसान हुआ। हमें हीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, जो हीलर, बड़े बड़े हीलर अपने आप को ग्रैंड मास्टर कहने वाले, मैंने उनकी हालत आज देखी है। अभी उन्हीं का मैं मोक्षपत्तम कर रहा हूँ तो वो हैरान रह गए। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैंने कहा भाई ये सब कर्मों की सजा तो तुम्हें मिली है। देखो हीलिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सा एक चीज है, जो चीज संदीप तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम किसी को दे सकते हो? बिल्कुल सर, नहीं दे सकते। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है तुम कहां से दे सकते हो यार? सिमिलरली एक हीलर खुद अपने आप को तो आप ठीक कर नहीं पाए, और दुनिया को कह रहा है मैं तेरी शुगर ठीक कर दूंगा, खुद की शुगर ठीक नहीं हुई। आज हीलिंग पे काम इतना आसान नहीं है सर। डिवाइन ने तो दिया ना आपको मौका, पर हमने क्या किया, मतलब जो भी है उसने क्या किया, हम दूसरों पे काम करना शुरू कर दिया, पर अपने पे काम नहीं किया। स्पिरिचुअल जर्नी पर रगड़ना पड़ता है, मांझना पड़ता है अपने आप को, बाहर से भी और अंदर से, तब काम होते हैं। और ये मांझना सर बड़ा पेनफुल सा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं यार ये जानने का चक्कर छोड़ो, मान के काम चला, है ना? क्या करें लोग, क्या करें, दर्द होता है सर, ये बड़ा दर्द वाला विषय है, ये अपने आप को। बिल्कुल है, इतना आसान नहीं है। मैंने वही कहा ना, इतना आसान नहीं है। इमोशनल और मेंटल पेन करने वाला। जी 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 जी। दूसरों को पढ़ाना, शिक्षा देना बहुत आसान है। किसी को ये कहना कि भाई गुस्सा मत किया करो संदीप जी, आप बहुत गुस्सा करते हो, प्लीज आप गुस्सा मत किया करो,
लेकिन जब गुस्सा आता है तो भैया आता ही है, तो कंट्रोल कैसे करें? सर मेरा मेरा सर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जैसे अभी हम लोग भगवत गीता की बात कर रहे थे कि भगवत गीता में एक्चुअली अभी एक ग्रंथ आता है साधक संजीवनी के नाम से, भगवत गीता के ऊपर ही है जी। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया तो आई स्टार्टेड यस्टरडे एक्चुअली उसको थोड़ा सा ब्राउजिंग करना। तो जो भगवत गीता का ओरिजिनल आता है ना गीता प्रेस वालों का, जिसमें सिर्फ दिया हुआ है तो उसका बस टू द पॉइंट अर्थ दिया हुआ है, उसमें व्याख्या जी वगैरह। जी जी। तो मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन उसमें से निकल के आई सर कि जो गीता पढ़ाने वाले हैं और जो गीता पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही मनोकामनाएं पूर्ण करने के चक्कर में है, वो ज्ञान के चक्कर में है ही नहीं। भाई जो पढ़ना चाह रहा है वो भी कह रहा है मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो कुछ पढ़ू, इसको नहीं पालतू में चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या इससे, मुझे ज्ञान तो चाहिए नहीं, मुझे तो मनोकामना पूर्ण करना है। हाँ, वो ज्ञान के पीछे नहीं है ना, है नहीं। और जो पढ़ा रहा है उसको भी चक्कर नहीं है ज्ञान के, क्योंकि उसको भी मनोकामना पूर्ण करनी है अपनी। ठीक बात है। तो अब जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है दोनों चक्कर में किसके, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के चक्कर में। बिल्कुल। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे मेन जो जिसके ऊपर बेस्ड है, अगर मैं एक सिंगल सेंटेंस बोलूं, उन्हें बोला कि कर्म करो फल की चिंता या इच्छा ही मत करो। वहां पे उन्होंने तो उससे अलग ही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो फिर पंगा हो गया सारा का सारा। नहीं, पंगा नहीं है ना, बस देखो ऐसा है, आज के टीवी के ऊपर जितने चैनल आते हैं, धार्मिक चैनल कर और न्यूज चैनल मिलाकर, आपको मालूम है कितने ऐसे चैनल हैं जिन पर ज्योतिषी सबसे ज्यादा चलते हैं? सर आइडिया नहीं अभी तो। ठीक है ना, मेरा ख्याल है 50 या 100 चैनल ऐसे होंगे। अच्छा। जिनके ऊपर दोपहर को खूब ज्योतिषों की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। क्यों चलती है? मैं लगभग 2 साल पहले मैं साइकिक सर्जरी वाले सब्जेक्ट को टीवी पर लेकर गया, हमने 6 8 10 मेरे ख्याल है 10-12 एपिसोड हमने किए, कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन ज्योतिष में रिस्पांस आता है, क्योंकि दुनिया को ये जानना है कि मेरा कल क्या होगा, मेरा ये कैसे होगा, मुझे ये कब मिलेगा, ये बता दो। मैं अपने अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता, करने के लिए मत कहो। मतलब मुझे खुद पे या खुद के अंदर कुछ काम करना ये नहीं चाहिए, मुझे बाहर किसी को माला चढ़ानी है, फूल देनी है। आप मुझे ये फार्मूला बताओ, आप मुझे ये बताओ भाई साहब कि हमारा, और वो भी फ्री में बताओ कि मैं ये ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा घर कब बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं पास हो जाऊं। इस तरह के सवालों के, वो भी फ्यूचर के, मेरे को ये कब मिलेगा इसका जवाब दीजिए, उसके लिए मैं क्या करूं। और अगर हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम दूसरे प्रोग्राम में अगर हम कह रहे हैं कि साहब आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, बिना दवा के ठीक हो सकते हो, आपको अपने पे ये काम करना है, वो मंजूर नहीं, वो नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा दूसरा वाला काम वो तो आप करो ना, इसीलिए क्यों हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों भरे हुए हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों भरे हुए हैं हमारे, क्योंकि हम अपने पे काम नहीं करना चाहते। एक्चुअली चक्कर क्या है ना सर, जैसे योगा की जो हमारा अप्रोच है वो खुद को ठीक करने को लेकर है, लाइफस्टाइल को ठीक करने को लेकर है ना। और एलोपैथी की अप्रोच है गोलियां खाने को लेकर, मान लो 1 मिनट के लिए यार, बस ज्यादातर लोगों का टेस्ट रहता है कि गोलियां दे दो, हमें कुछ करने के लिए मत करना ना पड़े। हम कुछ करना नहीं चाहते यार, हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे देश के लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। रिसर्च करना तो बहुत दूर की बातें हैं, मैं तो छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूँ, हम वो भी काम नहीं करना चाहते। और अच्छा, जो कर रहे हैं, जो रेगुलर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैंने उनके ऊपर भी रिसर्च की और उनसे पूछा अगर इसका ये जो करते हो आप, इससे होता क्या है, वो भी नहीं पता। हमारी अम्मा करती थी, हम भी कर रहे हैं। अब हाँ, ये जवाब, मैंने कहा वाह, साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम, फिर चलते जा रहे। एक पीछे सोशल मीडिया पर एक वो छोटा सा वीडियो क्लिप आया था, वो पता नहीं मेरे पास है या नहीं, मैं देखना पड़ेगा। एक कहीं मंदिर के बाहर, कहीं पता नहीं राजस्थान का था कहीं का, कुछ लोग, कुछ लेडीज जो है मंदिर में निकल रही है मंदिर से बाहर, तो बगल वाले मकान का, उस मंदिर के बाहर एक मकान है, मकान का गेट है, गेट के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, उस नेम प्लेट पर किसी ने एक फूल रख दिया। तो उस घर से, मंदिर से जितनी लेडीज आ रही है उस नेम प्लेट पर भी माथा टेक रही। ये तो हमारे हाल है।
ये तो हमारे आ रहा वीडियो बहुत बढ़िया भेजा किसी ने मेरे पास, मैंने कहा मान गए। कहीं हमसे मत था फूल, कहीं टिकवा लो, मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, कहीं टिकवा लो। हाँ कहीं टिकवा लो आप, बस हमारे भगवान जी इस बार दे दो, अगली बार इस बार बच्चे पास करो, इस बार तनख्वाह बढ़ाओ, इस बार शादी करवाओ, इस बार लड़की दो। हम अपने अपने एफर्ट्स नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने भगवान को बहुत सस्ता बना लिया, और फेलियर हो जाए तो भगवान की यही मर्जी होगी कि तो भी भगवान ने कर दिया। भगवान को शायद कुछ दिक्कत है हमसे ना, उसको उसका। हाँ भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं, उसको खुश करने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बस वो फिर उनकी दुआ फिर चले जाओ उसके ऊपर, तो बढ़िया दुकानदारी चलेंगे सर ऐसे। हाँ इसीलिए मैं हैरान हूँ, जैसा कि अभी मोक्ष पत्तन की हम बात कर रहे थे, मैं हैरान हूँ कि ये हजारों साल पुरानी धरोहर हमारे देश की, इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ। मेरे से बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यार, जो मोक्ष पत्तन को मेरे से अच्छा जानते होंगे और उसके जानकार होंगे, उन्होंने इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, क्यों दुनिया तक नहीं पहुंचाया। मैं सर आपको एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं वैसे जी, मतलब जो मैं पिछले 10-12 सालों से कुछ फील कर रहा हूँ जी, एक्चुअली। एक तो होता है कि रियल में हम कुछ चीज देना चाह रहे हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही दवाई है इस टाइम जो चल रहा है बीमारी इस बंदे का। जी, जी। और दूसरा आता है कि यार ये मार्केट रेडी नहीं है इसके लिए, इसको तो कुछ और चाहिए। जैसे योगा का एग्जांपल इफेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। योगा का एग्जांपल है। अब योगा में हम लोग आसन प्राणायाम ही तो सिखा रहे हैं ना तो यम की बात करते, ना नियम की बात करते, ना धारणा कर ही की, नहीं सकते वो, समाधि, क्योंकि उसके लिए तो मार्केट तैयार नहीं है अभी ना हम योग के लिए भी तैयार नहीं है एक्चुअल में। तो योगा इतना बड़ा फेमस फेस्टिवल हो गया है हमारा, योगा दिवस आ गया, लेकिन उसमें योगा में सिर्फ आसन प्राणायाम की तो बात कर रहे हो आप। बस यम नियम को कोई पूछो कि यम नियम कोई क्या होते हैं भैया, नहीं हो सकता। शॉर्टकट चाहिए ना हमको, शॉर्टकट चाहिए भाई। अक्सर लोग कह देते हैं कि सर वो एक कुंडलनी जागरण होता है, तो आप कुंडलनी जागरण भी कराते हो। मैंने कहा भाई करा सकता हूँ, मैं हर साल प्लानिंग करता हूँ, बट कोई ना कोई वजह से अभी मेरा शुरू नहीं कर पाया मैं भी, लेकिन मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन 10 दिन का होगा। हाँ शॉर्टकट नहीं है। और आप आज की समाज के अंदर हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग हैं जो आपका 2 घंटे में कुंडली जागरण कर देंगे। 30 मिनट वाले तो सर कई यूट्यूब पे भी है वीडियोस। हाँ मैं कह रहा हूँ ना है। तो अब आप अंदाजा लगाओ ना किस तरह से हमारे यहाँ, देखो ओपन साइंस के ऊपर कोई गवर्नमेंट की कोई वो ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, कोई नहीं है, किसी सरकार की नहीं है। इसका जो मन में आए जैसे मर्जी अपने गोलगप्पे बना के बेचे जा रहे हैं। समझने की जानने की जरूरत किसी को नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट, जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं, पता उनको भी कुछ नहीं होता। और जैसे वो होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले, जी जी जी, वो आपको पहले दिन के अंदर ही करोड़पति बना देते हैं। तो अब इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गए, फ्रेशर कोई, तो वो आपको बहुत बड़ा धर्मगुरु बना देगा ना। चिंता मत कर बेटा, आप तो बस ग्रैंड मास्टर है। तो सही जगह आ गया, तो टेंशन मत ले, बस ग्रैंड मास्टर है। तेरे को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता हूँ मैं, सारा मुझको देता जा। चिंता ही नहीं कर। देखो स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत बढ़िया चीज बता देता हूँ, और न सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी, अध्यात्म के ऊपर, दोनों के ऊपर। जो गुरु, पहली बात कि वो गुरु क्या जो शिष्य बनाए, गुरु शिष्य नहीं बना, गुरु बनाता है। दूसरी बात कि जो गुरु आपको दीक्षा दे और दीक्षा देकर ये कह दे कि बेटा आज के बाद तू अब कहीं नहीं जाएगा, बस मेरा नाम जपेगा, इसका मतलब आप पूरी तरह बेवकूफ बन चुके हो, अब आप फंस चुके हो। उसने आपकी ग्रोथ रोक दी, उस गुरु ने आपकी ग्रोथ रोक दी। वो गुरु आप नहीं चाहता कि आप आसमान में उड़ो, आप और ज्ञान प्राप्त करो, वो नहीं चाहता। मेरे को भी, मैंने बताया ना 18 दीक्षाएं ली हैं, मेरे को भी बहुत से गुरुओं ने कहा कि बेटा आप रुक जाओ, थम जाओ, आज के बाद तो कहीं नहीं जाएगा। मेरे को भी कहा, मैंने गुरु से साफ कहा, मैंने गुरु जी ऐसा है, रुकूंगा तो नहीं मैं,
आपको बहुत कुछ जानना है। अगर आपने रोकना है तो ये रखिए आपकी दीक्षा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी दीक्षा आपसे। आपको दीक्षा देनी है, कंडीशन पर नहीं लूंगा। आपने देनी है दो, नहीं देनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बांध कर दीक्षा नहीं लूंगा कि अब तू इधर नहीं जाएगा, खाना पीना बंद, प्याज भी नहीं खाएगा ना। क्यों नहीं खाएंगे यार, प्याज ने क्या बिगाड़ा है, दोगे। मैंने कहा कोई बंधन नहीं रहेगा, आपको दीक्षा देनी। मैं तो स्पष्ट कहा है, तो गुरुओं से आमने सामने बात करता हूँ, क्योंकि गुरु शिष्य सेलेक्ट नहीं करता, शिष्य गुरु को तय करता। तुम मेरे लायक हो मेरे को दीक्षा देने की या नहीं। मैंने कहा जी अगर मैंने ये चाहा है कि मैं आपसे दीक्षा लूं, फिर बंधन में बंध के नहीं लूंगा। अगर आपको ये दीक्षा, आपकी इंस्ट्रक्शन है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप कहीं नहीं जाना, आप बट यहीं बैठ के माला जपनी है, सॉरी, थैंक यू सो मच, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु एक नहीं हो सकता आपका। बचपन से जब हम स्कूल जाते थे, वो एक टीचर ने थोड़ा पढ़ाया हमें, टीचर ने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए। तो ऐसे ही अध्यात्म की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में भी अलग अलग टीचर मिलेंगे। बंधना क्यों है भाई। और जो ये कह रहा है कि बांध के अब कि नहीं बेटा अब नहीं जाएगा तुम, तो ये समझ लो उसने आपकी गांठ बांध दी, अब तुम्हारी आजादी रोक दी उसने, आपकी ग्रोथ रोक दी जी। पर ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये आपने जो सर बात बोली ना, एक बड़ी कमाल की बात बोली आपने। वैसे आपका सेशन भी है शायद 11 बजे से ना, कोई आप बताए? नहीं अभी नहीं है, नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, आपने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि भाई गुरु ये नहीं बोलता कि मैं गुरु हूँ, शिष्य ये कहता है कि ये मेरा गुरु है। और वो इसलिए कहता है क्योंकि सच में उस गुरु के शब्द की वजह से, उस गुरु की दीक्षा की वजह से, उस गुरु की वजह से उसके अंदर प्रकाश आ गया। प्रकाश का मतलब लिटरली प्रकाश नहीं है, वो समझ है, समझ है, बिल्कुल वो ज्ञान है जिससे जो हमारे रास्ते बना रहा है, रास्ते हाँ, रहा है, बस वो मार्गदर्शक है। तो भाई ये बड़ा खेल है सर ना, ये गुरु गुरु जब खिलाता है कि मैं गुरु हूँ, अरे भाई मैं गुरु, पता यही तो फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। ये अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझना जो है इतना आसान नहीं है। व्यक्ति को समझने में बहुत समय लगता है। मैं इतने सालों से, 15 साल तो हो ही गए मुझे इस पूरी यात्रा पर। अभी पिछले साल से जब से ये मोक्ष पत्रम आया, मैं ये सोच रहा था कि यार ये सब्जेक्ट मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं मिला। मैं रियली बता रहा हूं, मेरे को ये बार बार आ रहा था कि मेरे को ये 5 साल पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि डिवाइन आपको आपकी औकात के हिसाब से चीज देता है। जब आप उसको समझने के लायक होते हो ना, तब देता है। सही कह रहे हो आप। मैं अभी तक 3 डेमो क्लासेस कर चुका हूँ, लगभग मैं समझता हूँ कि 100 लोगों तक मैं ये पहुंचा चुका हूँ। पर जो पहली टीम बनी, जो पहली अभी क्लास चली है, उसमें से क्रीम निकल कर आई। और वो सारे डिवाइन सोल, जो वर्कशॉप अभी कंप्लीट हुई है, पहली वर्कशॉप जो हमारी कंप्लीट हुई, अभी सेकंड चल रही है, कल से शुरू हो गई। आप ये देखो कि वो डिवाइन सोल मिलकर मिले, और जो इतनी बढ़िया क्लास चली है वो, कि जो डिस्कशंस हुए हैं और अलग अलग जगह बैठे हैं कंट्री में, लेकिन डिवाइन ने एक जगह उनको इकट्ठा कर दिया। समय सर, समय। तो ये सब चीजें, वो मास्टर प्लानर वो है। आप चाहत तो करो, वो अपने आप सबको अरेंज कर देता है कि लो बेटा तुम लोग बैठ के इस अभी कभी। इसीलिए क्या होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर स्पिरिचुअल की डिस्कशंस होते हैं, उसमें हमेशा गिनती के लोग मिलेंगे, तो थोड़े से लोग मिलेंगे आप। और यही मैं अपने घर पे रामायण का पाठ रख लूं या मैं गीता का वो ऐसा कोई रख लूं, तो मेरा घर भर जाएगा, 200 लोग बैठे होंगे। बाद में वो कहेंगे आनंद आया। हाँ, आनंद आया सर। वो आनंद इसलिए आएगा क्योंकि फिर वहां पे म्यूजिक चलेगा तगड़े वाला, फिर वहां पे पूड़ियां चलेगी, आलू। लेकिन सब ऊपर से निकल गया, समझ में किसी को कुछ नहीं है, पर आनंद बड़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम करते रहा मैं, हाँ जरूर करता रहूंगा। अब वही, अगर आप बैठोगे स्पिरिचुअल जर्नी पे, गिनती के लोग होंगे 10-12 लोग मुश्किल से, और सब डिस्कशन ऐसे ऐसे चला है
कि आप ये देखो कि उसमें समय का पता ही नहीं चला, और एक ने भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि आनंद आया, क्योंकि यहाँ आनंद की बात नहीं हो रही। यहाँ ज्ञान के उस लेवल की बात हो रही है जो अल्फा लेवल से भी ऊपर की बात है। जी, ये फर्क बढ़िया सर। मेरे को ऐसा लगता है कि ना एक अगर आपका राजी हो तो ना आपके साथ तो मैं एक 8-10 वीडियो की सीरीज करता हूँ, है ना, एक अलग बिल्कुल से कर सकते हैं। डिस्कशन में, क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने में ना कई पहलूज निकल के आएंगे जिसके बारे में ना मेरे साथ एक चैलेंज ये है कि मैं अकेले से बात नहीं कर सकता कि मैं हाँ, सामने वीडियो खोल दूं और शुरू हो जाऊं, तो ये मैं नहीं एक्चुअली हो मेरे सकता, से नहीं हो होता नहीं है। सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जब आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर में, जी, सवाल भी ट्रिगर हो रहा है और कुछ फिर नई थॉट्स भी ट्रिगर हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पॉसिबल हो तो एक ना 10 वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ मैं आपके साथ। बनाते हैं, उसमें बिल्कुल हम बनाते लोग हैं, ना आइए। डिस्कशन करते हैं जो भी आपने गहराई से डिफरेंट कहा है। डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, आनंद जो आ रहा है ना, मेरे से भी जो सवाल हो पाएंगे, जैसे जैसे वाहियात हाँ सवाल हाँ, रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाहियात सवाल भी करूंगा मैं आपसे। कोई दिक्कत नहीं, यही तो, फिर वही बात, यही इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म की यात्रा में देखो, दोनों में मैं एक और अंतर बता देता हूँ। धार्मिकता के अंदर रहकर आपकी लिमिटेशन है, आप उन चीजों पर ही बात करेंगे। आध्यात्मिकता में लिमिटेशन नहीं है सर, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। वहां आपके विचार, आपकी जिस तरह विचार, आपके विचारों की लिमिटेशन नहीं है, ऐसे प्रश्नों की भी नहीं है। पर आपको उसको समझना है, मानना नहीं है, जानना है। यही 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 तो चक्कर है सर, जानने में जोर लगता है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो ऑफ कोर्स इसीलिए तो लोग कम है। यार आप मतलब जानने में तो आप ये कह रहे हो कि यार तेरे को सुबह उठ के जाना है और तेरे को इंडिया गेट तक पैदल जाना है और तेरे को खाली पेट जाना है और तेरे को वापस आना है, और एक तरीका है कि तू यहाँ बैठे बैठे तेरे को मैं भी आइसक्रीम खिला देता हूँ, हाँ, नकली वाली। बस तो मानने वाला ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है ना, कि मान ले यार भगवान है, क्यों चक्कर में बता बस जाने के, मान ले मानना ही तो भगवान है, है। मानना ही तो है, मान लिया, मान लिया, बात खत्म। मान ले भगवान है, बस मान लिया। इसीलिए धार्मिकता और आध्यात्मिकता में जमीन आसमान का अंतर है, जो कि आम व्यक्ति को पता ही नहीं। और लगा तो वहां घंटियां बजाने, माथा रगड़ने, प्रसाद चढ़ाने में, व्रत रखने में, और फिर वो बातों में कहेगा भाई साहब हम तो बड़े आध्यात्मिक हैं। अब मेरे को हंसी भी आ जाती है, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहूँ यार मैं क्या समझाऊं अब इनको, धार्मिकता है या आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। अब सर एक्चुअली पता क्या, मैं सही बताऊं आपको, मेरे साथ भी ये चैलेंज निकल के आ ही रहा है आसपास में ना। अब मेरे आसपास के लोग तैयार नहीं है, मैं उनको जब थोड़ी वो वाली बात करता हूँ ना, तो फिर वो बोलते हैं भाई हमें तेरे से ज्ञान चाहिए नहीं, हम्म, है ना। ठीक बात तो है। अब वो खुद तैयार है ही नहीं उस चीज के लिए, नहीं इंटरेस्ट है भी ना, नहीं है, नहीं, डिजायर भी मैं नहीं है। इसीलिए मैंने इसीलिए कहा ना अभी कि मोक्ष पत्तम पे पिछले साल भर से काम कर रहा हूं, तो मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं दिया यार डिवाइन ने, क्योंकि शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था। ये सवाल करना सर बड़ा डिफिकल्ट है। तो जब मेरे को लगा कि यस मैं उसके लायक हूं, तो डिवाइन ने ऐसे थाली में से जाके मेरे सामने पेश कर दिया कि ले बेटा अब तू काम कर इसके ऊपर। एक स्पिरिचुअल जर्नी में ना सर एक कोटेशन और है, वैसे भी हम लोग ना ये वाला डिस्कशन इससे हम लोग अभी क्लोज करते हैं, फिर हम लोग जी सीरीज पे काम करेंगे इसके बाद जी, बिल्कुल। डेफिनेटली डेफिनेटली तो डेफिनेटली। उसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, बोलते हैं वो कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। अब टीचर का मतलब कोई बंदा होना जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं, ये भी चक्कर है ना, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की लिमिटेशन है अपनी। अब बोलते हैं कि टीचर अपीयर्स, तो मतलब कोई बंदा ही आएगा, अरे भाई बंदा नहीं, वो प्रकृति का नहीं इशारा भी नहीं हो नहीं, सकता है, प्रकृति का कोई इशारा घटना भी हो हो सकता सकता है, दुर्घटना है। भी हो सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जी मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी इसी बात में। मेरे पास एक डॉग था पहले, फीमेल जर्मन शेफर्ड, जी लगभग 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। बहुत अच्छी लाइफ जी उसने मेरे साथ। मैं एक बार उसको वॉक करा रहा था, तो अर्ली सुबह सुबह, तो जहां से मैं निकलता था वहां एक घर के बाहर एक सज्जन थे जो बहुत भौंकते थे। भौंकते इन द सेंस कि वो शोर मचाते थे कि कुत्ते को मत घुमाया करो, हमारे घर के आगे पॉटी कर जाता है, जबकि उसने हमारा डॉग, मेरी जो डॉग थी उनके घर के आगे नहीं करती। तो वो एक बार बोले, दूसरी बार मैंने भी उनकी बात का रिप्लाई दिया। मैंने कहा क्या है, क्यों आप शोर मचाते हो, आपके कुछ कह थोड़ा रहे हैं, चुपचाप आगे से जा रहे हैं।
तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो मैंने देखा कि मेरी जो डॉग थी क्रेजी, वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो तो चुपचाप जा रही है। तो सर सिखाने के लिए आपका डॉग भी आपको सिखा सकता है। अरे अरे हमारे यहाँ तो बोलते हैं मैंने अपने डॉग से सीखा, मैंने कहा यार कमाल है, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, मेरी क्रेजी तो चुपचाप चल रही है। ये कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्यों जवाब दे रहा हूँ मैं उसकी बात का। मैं चलते जाओ ना अपने रास्ते। सोचा सिखाने के लिए कौन कब आएगा कोई नहीं जानता, आप सीखने की इच्छा तो रखो। ये बात तो है ना। ठीक है ना। तो हमारे नाइस, हाँ बहुत सर, अच्छा इसको आज का सीरीज सेशन। पे और यही डिस्कशन करें, करते हैं, सीरीज पे डिस्कशन करेंगे हम लोग इसकी कैसे करेंगे। सीरीज पे हम प्लान करके बनाते हैं, आप बनाओ प्रोग्राम, आई एम विद यू, हाँ नो है इशू। ना, 1-1 घंटे का ये रहेगा, 8-10 सेशन करेंगे हम लोग, है ना। फिर डन उसके डन बाद डन डन डन। है ना, बाकी इस पे लास्ट में ये क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहावत बहुत है हरियाणा में ना, तो हाँ बोलते हैं कि मस्त हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और अगर वो उनकी तरफ भौंकने लग जाएगा तो फिर वो हाथी की चाल में फिर अपने एंजॉय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट संदीप, बहुत थैंक यू सो अच्छा मच लगा। सर, थैंक थैंक यू यू अगेन, फॉर थैंक यू सो टुडे मच, सेशन सर, या बहुत कीप बहुत गोइंग, कीप गोइंग, राइट।